सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ मैत्रेयी पुष्पा की कहानी फैसला के साथ। तो आइए श्रवण करते हैं इस कहानी का। आदरणीय माँ साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो, न सुना होगा तो सुन लेंगे। मेरा पत्र तो आज से 3 दिन बाद ही मिल पाएगा आपको। चुनाव परिणाम घोषित हो गया। न जाने कैसे घटित हो गया ऐसा। आज भी ठीक उस दिन की तरह चकित रह गई मैं, जैसे जब रह गई थी आपकी जीत के दिन। कभी सोचा ना था कि मैं प्रधान पद के लिए चुनी जा सकती हूँ। कैसे मिल गए इतने वोट? गांव में पार्टी बंदी थी, विरोध था। फिर बाद में कारण समझ में आ गया जब मैंने सारी औरतों को एक ही भाव से आह्लादित देखा। उमंगों और तरंगों की भीतरी आलोड़न चेहरों पर छलक रहा था। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर अपनी बहनों का धन्यवाद करना जब संभव नहीं हो सका तो मैं पथनवारे जा पहुंची। आप जानते तो हैं, हर गांव में पथनवारा एक तरह से महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान होता है। गोबर मिट्टी से सने हाथों कंडा थापते समय औरतें अक्सर आप बीती भी एक दूसरे को सुना लेती हैं। हमारे सुख दुखों की सर्व साक्षी है यह जगह। वैसे मेरा पथनवारे में जाना अब शोभनीय नहीं माना जाता। रणवीर ने पहले ही कह दिया था कि गांव की अन्य औरतों की तरह अब तुम सिर पर डलिया तसला धरे नहीं सोहती। आखिर प्रधान की पत्नी हो। वे प्रमुख बने तो बंदिशों में कुछ और कसावट आ गई, और जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई कई गुना ऊंचे चढ़ गई। वे उदार और आधुनिक व्यक्तित्व के स्वामी माने जाने लगे। अन्य गांवों की निगाहों में हमारा गांव अधिक ऊंचा हो गया, और मैं गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत तले दबने लगी। पर मेरा मन नहीं मानता था। किसी न किसी बहाने पहुंच जाती थी उन लोगों के बीच। रणवीर कहते थे, अभी तुम्हारी राजनीतिक उम्र कम है वसुमती, परिपक्वता आएगी तो स्वयं चल निकलोगी मान सम्मान बचाकर। ईश्वरिया बकरियों का रेवड़ हाँकती हुई उधर ही आ निकली थी। आप जानते होंगे, मैंने जिक्र तो किया था उसका कि वह कितनी निश्चल और कितनी मुखर है। यह भी बताया था कि मैं और वह इस गांव में एक ही दिन ब्याह कर आए थे। आप हंस पड़े थे माँ साहब, ये कहते हुए कि नेह भी तो लगाया गडरिये की बहू से। वाह वसुमती, बड़ी चोचीती नजर है उसकी। जब तक मैंने घूंघट उलटकर गांव के रुख पेड़ घर मकानों गली मोहल्लों को निहारा था, तब तक तो उसने हर द्वार देहरी की पहचान कर ली थी। हर आदमी को नाप जोख लिया था। शर्माना सकुचाना नहीं है उसके स्वभाव में। गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम इस तरह लेती है जैसे वह उनकी पुरखिन हो। ऊंच नीच नाते रिश्ते जात कुजात के आडंबरों से सर्वथा मुक्त है वो। और वह खड़ी खड़ी आवाज मारने लगी, ओ बसुमतिया, रन्ना की रणवीर की दुल्हन, ओ पिरमुखनी। सब हंस पड़ी। बोली, बसुमती, लो आ गई सबकी अम्मा दादी, टेर रही है तुम्हें, हुंकार दो प्रधान जी। वह हाथ में पकली संटी फटकारती बकरियों को पिछियाती हुई हमारे पास आ गई। झमक कर बोली, प्रधान हो गई अब तो, चलो सुख हो गया। किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। संटी उठाकर जोर से बोलने लगी, ये सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के। बरोबरी का जमाना आ गया। अब ठठरी बांधे मर्द मारा कुट्टी करे, गारी गरोज दे, मायके ना भेजे, पीहर से रुपया पैसा मंगवाएं, क्या कहते हैं दायजे के पीछे सतावें। तो बहन सूदी चली जाना बसमती के ढिंग, लिखवा देना कागज, करवा देना नठुओं के जहल। ओ बसमतिया, तू रणवीर की तरह अन्याय तो नहीं करेगी, कागज दाब तो नहीं लेगी। सलिगा ने हमारे हाथ पांव तोड़े तो हमने लीलो के लड़का से तुरंत कागज लिखवाया था कि सरकार दरबार हमारी गुहार सुने। रणवीर ने हमसे खुद पकड़ाया था जाकर। उन दिनों सलिगा हल हल कांपने लगा था। हाथ तो क्या, उल्टी सीधी जुबान तक नहीं बोल पाया कई दिनों तक। हमारे जाने रन्ना ने कागज दाब लिया। सलिगा शेर बन के चढ़ाया छाती पर। बोला,
जेहल करा रही थी हमारी हत्यारी। हमने भी सोच ली है कि चाहे 2 बकरियां बेचनी पड़े, पर तेरे कागज की ऐसी तैसी। संटी फेंक कर इसूरिया ने अपनी बाहें फैला दी, सलूका उघाड़ दिया। गहरी खरोचों और घावों को देखकर सखियों के होठ उदास हो गए। खिलते चेहरों पर पाला पड़ गया मां साहब। हंसी दिल लगी ठिठुर कर ठूठ हो गई। गोपी ने हंसने का उपक्रम किया, मुस्कुराने का अभिनय करती हुई बोली, क्या बकरी ही है तू, कोई सुन लेगा तो कहना देगा प्रमुख जी से। वे तुरंत दयनीयता से उभर आई। सुन ले, सुनाने के लिए ही तो कह रहे हैं हम। रणवीर एक दिन चाक ही पीसेगा, रोटी थापेगा, और हमारी वसुमती कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। है ना वसुमती? साची कहना, तू 11 क्लास पढ़ी है ना, और रणवीर 9 फेल। बताओ कौन होशियार हुआ? अब दिन गए, जनी गूंगी बैरी छिरिया बकरियों की नाई हकती रहे, बरोबरी का जमाना ठहरा, प्रधान बन गई है ना बसुमती। इंदिरा गांधी का राज है, बोलो इंदिरा गांधी की जय। गोपी डपटने लगी। सिर्रिन, इंदिरा गांधी तो कब की मर चुकी, राजीव गांधी का राज है। मर गई? चलो तो भी क्या हुआ, मतारी बेटा में कोई भेद होता है सो एक ही बात ठहरी। क्यों जी, जल्लूस कब निकलेगा? उसे सहसा याद हो पड़ा। रन्ना परिधान बना था तब कैसी रौनक लगी थी, माला पहराई थी, झंडा लेकर चले थे लोग। रन्ना ने तो कंधा कंधा चढ़ के परिक्रमा की थी गांव की। स्वरूपी ने उसे फिर समझाया, ओ बोडम, रन्ना रन्ना किए जा रही है, प्रमुख जी सबसे पहले तेरी जेहल कराएंगे। उसने लापरवाही से सिर झटका। लो सुन लो स्वरूपिया की बातें। रन्ना क्या, तेरा ससुर गजराज भी नहीं करा सकता हमारी जेहल, तेरा जेठ पन्ना भी नहीं करा सकता, है ना वसुमती? झुंड में से कोई बोल पड़ी, काहे को मुंह लगती हो इस सरगुत्ता पगताल के? ओ ईश्वरिया, तेरी चिड़िया वो निकल गई खेत में, वो गई। ओ मेरे दैया, वे संटी फटकारती दौड़ने लगी। सवेरे की धाम रसोई के ओटले पर रही होगी। चूल्हा जलाकर मैंने तवा रखा था, हाथ आटे से सने थे। कोई छाया सी द्वार पर दिखी। सही अनुमान लगाती तब तक तो आवाज आने लगी, ओ बसुमती, बसुमतिया। इसूरिया थी। पंचायती चौतरे पर दुर्गा बैठा है, पन्ना तेरा राह देख रहा है। तेरी सो बसुमती, सारे पंच तेरी प्रतीक्षा में हैं। वे खुशी से खिल रही थी। मैंने तुरंत कुसुमा को बुलाया। वे बोली, तुम जाओ भाभी, हम बना देंगे रोटी। सभा में जाने लगी तो औरतें किवाड़ों की झिर्री से झांकने लगी। शायद वे देखने के लिए मैं घूंघट डालकर जा रही हूं या पर्दा त्याग कर। माथे तक साड़ी का किनारा, ना घूंघट था ना खुला चेहरा। रास्ते में गोपी मिल गई। इसूरिया को छेड़ने लगी, अरे बसुमती भाभी तो सभा में जा रही है, तू कहाँ जा रही है इसूरिया? वह तमक गई। चल गुपिया की बच्ची, हम बसुमती के सेक्रेटरी ठहरे, सभा में जा रहे हैं, पंचों को टोकते नहीं। छिरिया कहाँ गई आज? छिरिया चलाने सलीगा चला गया, जान गया अब की मर्द और औरत बरोबर हो गए। बेटा अब चलो छिरिया जुगाने। हम चबूतरे के पहुंचने ही वाले थे कि रणवीर आते हुए दिखाई दे। वे लपकते कदमों से हमारे पास आकर रुके। मुख पर आश्चर्य की रेखाएं थी। नाक तथा होठ कठोर मुद्रा में अकड़े हुए थे। बोले, कहाँ? उत्तर इसूरिया ने दिया, प्रमुख जी, हम पंचायत में जा रहे हैं, आगाई छोड़ो, रास्ता दो। उसके कहे वाक्यों को सुनकर वे मुझसे मुखातिब हुए। घर चलो तुम। इसूरिया मुंह बाए खड़ी रही। कुछ ही क्षणों में संभल कर बोली, टोका टाकी ना करो प्रमुख जी, चलने दो हमें। रणवीर की त्योरियां झुलस आई। सुन नहीं रही वसुमती तुम? उनकी आग्नेय दृष्टि मेरे पांवों को जलाने लगी। उमंग गतिहीन हो गई।
इसूरिया अड़ी खड़ी थी। उसकी ओर मैंने समझदारी से संकेत किया कि लौट चलने में ही मंगल है। उसने मुझे विचित्र भाव से घूरा और विवश भाव से मेरे पीछे पीछे खिंचड़ आई। लौटकर मैं बर्तन समेटने लगी। कुसुमा के अनकहे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं था। घुटन ज्यों की त्यों ठहरी हुई थी सीने में। इसूरिया आंगन में बैठी बड़बड़ा रही थी। लो, हद हो गई कि नहीं? होदा पर तो बसुमती अब राज करे रणवीर। अरे अपनी पिरमुखी का संभारे, प्रधानी से अभी ने का मतलब? कुसुमा से रहा नहीं गया। मतलब कैसे नहीं है? रामकृष्ण कुमार से रुपया वसूल करने हैं। बनी सिंह को वचन दे रखा होगा। भाभी जाती तो क्या मालूम उल्टा हो जाता फैसला। बेचारे रामकृष्ण ने छान छप्पर के कारण अपना बैल बेच डाला था कि बिन छत के कैसे रहे चोड़े में। बनी सिंह राजछत पहले तो बैल खरीद कर ले गया और खलियान उठाते ही आ गया लौटाने। कहता है कि ये मरघिल्ला बैल उसे नहीं चाहिए, लौटाओ रुपया। अब कहाँ से लाए रुपया? छान बेच दे क्या? छान बिकती है क्या? कौन करे न्याय? रणवीर तो गरीब को ही मारेंगे। तुम चली जाती तो बच जाता कुम्हार का। इसूरिया भारी कदमों से लौट गई अपने घर। मां साहब, मेरी आत्मा में किरचे चुभती रही। लौटकर रणवीर ने खूब समझाया था। पंचायती चबूतरों पर बैठती तुम शोभा देती हो। लाज लिहाज मत उतारो। कुल परंपरा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें। औरत की गरिमा आड़ मर्यादा से ही है। फिर तुम क्या जानो गांव में कैसे कैसे धूर्त है। उस दिन के बाद पंचायती चबूतरे के प्रधान की टेर निरंतर उठती रही। लोग जानते थे कि रणवीर इस बात को पसंद नहीं करते, फिर भी बुलाने चले आते। मैं ही पस्त हिम्मत थी मां साहब, या कि पति की प्रतिछाया मेरे भीतर निवास करती थी। देहरी उलांघते ही कोई बरजने लगता। हम हैं तो सही, अब तक भी तो करते रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर आने की? उत्तर में मन उफनता। आक्रोश से सवाल की सीमा तक होठ खुलते, मगर पत्नी होने के नाते सब कुछ सिरहाने लग जाता। दूध के झाग सा बैठ जाता विरोध। मां साहब, मैंने कितने दिनों तक सोचा था कि दस्तखत नहीं करूंगी, करने दो मनमानी। रणवीर रजिस्टर लिए चारपाई पर बैठे थे। मैं कामों में उलझी थी। सवेरे का समय वैसे भी खाने पीने से लेकर दूध घी की सार संभाल में निकल जाता है, ऊपर से मईदारों का कलेऊ पानी। वे आवाज दे चुके थे शायद कई बार, मैं फिर भी खाली नहीं हुई। सुनो, मैं लिखत पढ़त कब का निपटा चुका हूं, तुम्हें दस्तखत करने का समय नहीं है। मैं नहीं पहुंची। वे झल्ला उठे। कब तक बैठा रहूं? ब्लॉक पहुंचना है मुझे, 1 हफ्ते से घुमा रही हो। धोती के पल्ले से हाथ पहुंचती हुई पहुंच गई मैं। उनके निकट जा खड़ी हुई। लो, करो दस्तखत। उन्होंने खुला पेन पकड़ा दिया। तुम सोच क्या रही हो? अभी तक तो 20 बार कर चुकी होती। मैंने खुला पेन बंद कर दिया। आंखों में सवाल का जंगल उगाया। भटकती रही मैं। क्या रणवीर उबार नहीं सकते मुझे? आसपास के नुकीले कांटे यूं ही छेदते रहेंगे। रणवीर इसी तरह चले होंगे अपने प्रधान काल में, या किसी दूसरी तरह? पूछना तो चाहिए ना, शायद कोई मार्ग। रणवीर, वे मुंह खोले देखते रहे। मजूर आए थे मेरे पास, कहते थे कि अभी तक गारा पत्थरों की ढुलाई की मजदूरी गांवों की औरतें ताना देती हैं रणवीर, कि भली हुई तुम प्रधान, अपने द्वारे पर ही पक्का खरंजा करा लिया, अपनी गली ही पत्थरों से जड़ ली। हमसे क्या बैर था बहन कि कीचड़ में ही छोड़ दिए। बच्चों को स्कूल भेजते डर लगता है। बच्चों को स्कूल भेजते डर लगता है। छताजगिरी के कल आपके अलावा कौन सुधरवा सकता है उसे? कौन कहेगा ये प्रमुख का गांव है? गड्ढों में पानी, पानी में मच्छर, कूड़ा कचरा, घर घर जूड़ी ताप। कुछ दवा दारू होती
गड्ढों की पुराई जैसे लालपुर में कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। रणवीर की आंखें फैलती चली गई, दृष्टि धीरे धीरे खोलने लगी। उनके चक्षुओं से ऐसे अग्निबाण बरसने लगे कि मैं खड़ी खड़ी भस्म होने लगी। मां साहब, मेरे बोल तपते तवे पर पड़े छींटों की तरह जलने लगे। गांव की औरतें कह रही थी या तुम? ये गांव की औरतें कब से बोलने लगी? प्रधान के कर्तव्य और अधिकार वाली पुस्तिका रटी है क्या? तुम प्रधान हो कि एमएलए? उनके चेहरे को विद्रूप हंसी ने ढांप लिया। हमसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा, तुमसे इतने ढेर सारे सवाल। रणवीर की भाषा बड़ी तीक्ष्ण थी। कांपते हाथों से चुपचाप लिख दिया, बसुमती देवी, दस्तखत। इस रुपए को जिस दिन हस्ताक्षर करके लाई थी, उन दिनों स्वर्ग के सपनों में विचरा करती थी। चमचमाते स्कूल और पक्की गलियों की चाह थी मन में। वर्षा की रोह में ढहे धोपड़ों को सवार देने की आकांक्षा थी। हाथ पर हाथ धरे बैठे बेरोजगारों के घर दुर्दिनों में चूल्हा जगाने की बात सोची थी। बीमारों के दर्द को हरने के लिए कुछ दवा गोली के साथ ली। बसुमती देवी, इन 6 अक्षरों ने सपनों के घरोंदों का कण कण आहत कर डाला। एक वृद्धा ने आकर दीवार किवाड़ खटखटाया। ओ बेटा बसुमती, पानी का घड़ा घड़ोंची पर रखती तब तक रणवीर का छोटा भाई देववीर जा पहुंचा द्वार पर। क्या है दादी? बेटा तनिक अपनी भौजाई को तो भेज। पंचायत के लिए बुलाने आई हो का? और काहे को लेवा ले जाएंगे भैया? दादी जाओ यहां से, भैया घर पर नहीं है, भाभी नहीं जा सकेंगी। काहे नहीं जा सकेगी? प्रधान नहीं है कवा? पंचायत में तो जाना ही पड़ेगा भैया। तुम लड़ाई करवाओगी क्या हमारे घर में? लड़ाई की का बात ठहरी बेटा, जे तो पहले ही सोचनी थी तुम्हें। मैं पौर में आ चुकी थी। बूढ़ी अम्मा ने देख लिया, वे पांव में गिर पड़ी। बेटा बसुमती, लाचारी तो समझ हमारी बहू, फिर हमारे जमाई को छुट्टी नहीं मिलेगी, लाम की नौकरी ठहरी। हमारी बेटी का न्याय फैसला करवा बहू। मैं खड़ी खड़ी उसकी सुनती रही। बेटा, लड़की का दर्द देखा नहीं जाता अब। बाप राक्षस है, चैन से जीना नहीं बदा हमारे भाग में। कहते कहते वृद्धा के कोए भीगने लगे, धार बह उठी झुर्रियों भरे मुख पर। क्या करती? कोई चारा न था। सांत्वना थी मेरे पास, सो देती रही। न्याय मिलेगा अम्मा, भरोसा रखो, पंच अन्याय थोड़े ही करेंगे। उस समय न जाने कैसे निर्णय ले डाला कि ठिठके कदम अम्मा के संग चल पड़े और देववीर रोकता रह गया। फैसला करवाकर आई तो अपूर्व तोष से भीगी हुई थी। अनाम आर्द्रता और प्रेमिल निष्ठा के साथ लिया गया निर्णय पवित्र मंदिर साथ पंचायत वाला लगा चबूतरा, जिस पर बैठकर रुके हुए सड़े हुए जल को जैसे काट कर बहा दिया था मैंने। संपूर्ण गंदगी रिता दी थी अपने हाथों से। अब मानो नई वाटिका का बीजारोपण होगा वहां। रणवीर ने उस रात धीमे से घर में प्रवेश किया। उनका गंभीर चेहरा दहला देने की हद तक विध्वंसात्मक हो उठा। मेरे कलेजे को जैसे कोई खुरों से खोदने लगा। सनसनाती निस्तब्ध रात में उनका स्वर धीमे से ही बहा, लेकिन भीतर घुला जहर मुझे अपाद मस्तक नहलाता चला गया। कचहरी करने का इतना शौक था तो बाप से कहकर वकालत पढ़ ली होती। बार बार मना करने पर भी मुझसे जवाब नहीं बना उनके कहे वाक्य का। यह रोज रोज की नौटंकी, रात दिन की नाटकबाजी, बताओ कब बंद करोगी? रणवीर ने घर के शून्य में विस्फोट किया। डर के कारण घिग्गी बनने लगी। लगा कि पूरी देह में कंपन की लहरें उठ रही हैं। अनायास ही बोल पड़ी, मैं अपने आप नहीं गई थी रणवीर, अम्मा और उनकी बेटी बुलाने आई थी। हरदेई का दुख कौन नहीं जानता? सबसे ज्यादा तो तुम ही जानती हो।
हरदेई गिड़गिड़ा रही थी। कहती थी कि रणवीर भैया नहीं समझेंगे मेरी पीर। तुम औरत हो भाभी, मेरा दुख समझो, न्याय करो। पति की लाम की नौकरी है, छुट्टी अब 2 ही साल बाद मिल पाएगी। पूरे 7 साल निकल गए हमें इसी तरह। हमारे दादा तो सोचते हैं कि मुझे भेज दिया तो दामाद एक पैसे का मनी ऑर्डर नहीं करेगा। ताले में बंद कर देते हैं, मुझे इनसे मिलने नहीं देते। अम्मा किसी तरह खोल दे तो पता चलते ही घर में हड़कंप, गंदी गंदी गालियां। 3 बार शहर जाकर खत्म कराया है पेट का बच्चा। तुमने देखे हैं भाभी ऐसे पिता? यही सोचती रही, काश तुमने फैसला कर दिया होता। वे आंखें गाड़ कर बोले, कैसा फैसला? जैसा तुम कर आई हो? कह रही है क्या हरदई? बेटी अपने बाप के घर है, बाप के घर। मैं मल्टेरिया कहाँ रखेगा उसे? कहीं भी। दोनों में प्रेम है तो क्या घर और क्या बन। वे झटके से उठ पड़े। तो मैं रोक रहा हूं उसे? सारी थरथराहट के बावजूद ना जाने कैसे शब्द होठों से झड़ पड़े। मैंने तो सुना है कि उसे हाकिमों के पास उनकी हवस पूरी करने को। अच्छा? उनकी जीभ लपेटा खाने लगी। तुमने यह नहीं सुना कि उसके नालायक भाई को नौकरी कैसे लगी? तुम्हें यह नहीं बताया गया कि उसका बाप सीमेंट की दलाली निधड़क किसकी कृपा से कर रहा है? कि पक्का मकान कैसे उठा? किस हेतु हिमायत पर हो रहे हैं सारे काम? मेरा तो कोई लोभ नहीं है ना। तुम तो सारी कथा जानते हो, फिर क्यों नहीं छुड़ाते उसे उसके बाप के फंदे से? तुमने छुड़ा तो दी, मेरे खिलाफ फैसला इस तरह छिछालेदार। मेरा ऐसा इरादा कतई नहीं था। फिर उस दिन कैसा इरादा था जब राम सिंह को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी? क्यों भागी थी पुलिस के वैन के पीछे पागलों की तरह, होश खोकर? क्या कहते होंगे दरोगा जी, क्या सोचते होंगे लोग? यही कि प्रमुख की पत्नी का ऐसा कंजर तरीका। शर्म से गड़ गया था ना मैं। आगे से ये नाटक रचे तो समझ लेना। सुनो, राम सिंह दोषी नहीं था, निर्दोष को सजा। वे क्रोध से कांपने लगे। सुन ले और समझ ले अपनी औकात। मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी थी। मैं 2 पदवी नहीं रख सकता था एक साथ। सोचा था पत्नी से अधिक भरोसेमंद कौन। उनके चेहरे पर भरोसेमंद शब्द कहते हुए जहरीली हंसी उतर आई जो मेरे कलेजे में धार करती चली गई। वह पूस की ठंडी रात थी, शिला की तरह जमा देने वाला शीत। मैं बाहर ही बैठी रही, ठिठुरन के मुख घुटनों में गाड़ लिया। हाथ पांव सुन्न होने लगे। मन बड़ा स्थिर था। लगा कि इस समय यह घर, यह गांव, यह धरती आसमान त्याग जाऊं, कहीं चली जाऊं। आधी रात निकल गई होगी। उसी धुंध में लगा कि परछाई निकट को सरकती चली आ रही है। पैछर पर चेहरा उठाकर देखा तो रणवीर थे। वे समीप आ बैठे, सिर पर हाथ फेरते हुए मनुहार करने लगे। चलो भीतर, सो चलकर, ठंड बहुत है, कहा मानो। धोती झाड़ती हुई मैं बुत की तरह उठी, अकड़ी हुई सी। न विरोध करने की इच्छा हुई, न उल्हाना देने की आत्मीयता जगी। अरागात्मक भावना के चलते अपने आप ढकेलती रही कमरे के भीतर। वे समझाते रहे, पति पत्नी में कोई अंतर होता है पगली? एक दूसरे के लिए तो जीते मरते हैं। गांव वालों को लेकर विरथा अपने मन में कलेश पाल बैठी। हमसे जलते हैं सब। देखा नहीं जाता पति प्रमुख है, पत्नी प्रधान। चाहते हैं तुम द्वार द्वार डोलो, लोंडे लपाटे हंसी ठट्ठा करे, लोगों को कहने का मौका मिले कि रणवीर की घरवाली पराए मर्दों के बीच। आपको याद होगा मां साहब, जिस दिन मैं प्रधान बनी थी, उस दिन आपने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी मेरे नाम। उसमें मेरे सुखद भविष्य की, मेरे पति परायण होने की कामना की थी आपने। साथ ही नया सूरज ढूंढने की आस जगाई थी। संबंधों को जीतने की चुनौती भेजी थी। लिखा था, बसुमती, अपने आंगन में सत्य के खंबे गाड़कर ईमानदारी की छाल डालो कि दीन दलित त्रस्त अभिशप्त ठाह पा सके। ये कहाँ तक संभव हो पाता आप भी जानते होंगे, लेकिन आपकी इस लिखावट ने मुझे विचलित अवश्य कर दिया। मैं भूल गई माँ साहब,
कि पदवी प्राप्त आदमी छलबल और आतंक से जिस प्रजा का दमन करता है उससे मैं अलग नहीं हूं। काश काश मैं ईश्वरिया होती, आड़ मर्यादा की दीवारों के बाहर मुक्त आकाश तले कुलीन कही जाने वाली थोथी परंपराओं के भरम से परे। काश काश रणवीर के पास अभिजात्य की तुरप चाल न होती तो परों को बीनता हुआ यह पिंजरा मैं साथ ही लेकर उड़ जाती। भोर होने लगी थी। पंछियों की चिचिहाट सुनकर मैं उठ बैठी। यद्यपि देह में निद्रा और सुस्ती के लक्षण न थे, फिर भी मनमार निरस्तता के चलते रोम रोम अनमना था। चौका चूल्हा लीप पोत दिया, कंडे सुलगा दिए। रणवीर को कुल्ला दातुन करने से पहले चाय पीने की आदत बन गई थी। चाय डालकर कप प्लेट में भीतर ले जा रही थी और दरवाजे की ओर से आती चीख चिंगाड़ आंगन में मंडराने लगी। ओ रन्ना की दुल्हन, ओ बसमतिया, अरे बाहर तो आ। बिरथा है तेरी विधा, खाक है तेरी पढ़ाई और राख हो गई तेरी प्रधानी। यह कातर करुण स्वर, यह रोदन की लय में छटपटाती ईसुरिया, विलापात्मक करुणा सनिक प्रकंपित आवाज। हाथ में थमा प्याला थरथराने लगा और ना जाने क्या हो पड़ा। अरे जल्दी आ जा, बड़े पीपरा तरे कुआं में कूद के हरदेई ने पिरान तज दिए। मैं काठ की हो गई। उल्टी तरफ भागने लगी रणवीर के कमरे की ओर। टांगे कांप रही थी, सांसों में अवरोध टकरा रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था, पर भीतर ही भीतर कोई अदृश्य अस्पष्ट वसूला आत्मा को छलने लगा था। रणवीर बिस्तर पर नहीं थे। देह शिला सी भारी होने लगी। पांव गतिहीन निढाल हुई आंगन सी में बैठ गई। किसने उलट दिया निर्णय? रात ही रात में सब कुछ विपरीत कैसे हो गया? पंचों का फैसला रद्द किसने किया? किसने रोका उसे पति के संग जाने से? ईसुरिया ने मुझे कंधों से झकझोर डाला। अब बैठी ही रहेगी? आखिरी समय मुंह तो हेर ले। हरदई तुझे वोट देने गई थी, जुलूस में झंडा उलाकर चली थी तेरे नाम का। हाँ, उसकी अनोखी आन बान वाली छवि आंखों में तिर गई। बसुमती देवी जिंदाबाद, बसुमती भाभी अमर रहे। ईसुरिया का शोक गीत थमा न था। अच्छा होता बसुमती, हम अपना वोट काट की लठिया को दे जाते। निर्जीव लकड़ी को उठाए उठती तो बैरी पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में तो पड़ती। पर रणवीर की दुल्हन, तुम तो बड़े घर की बहू ही रही। पिरमुख जी की पत्नी, घूंघट में लिपटी पुतरिया से चरती आंखें मूंद के पीपल तले पहुंची। वहां भी क्या हुआ, क्या होना था? दरोगा, सिपाही, रणवीर, गांव के मुंह देखा लोग विराजमान थे वहां। हरदेई के पिता के रोदनमय बयानों पर पुलिसिया कलम चल रही थी। दहेज के लोभी पति से मारपीट हुई थी रात के समय। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के चलते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते थे उसके साथ, और पर होनी को कोई टाल नहीं पाए। दरोगा जी, प्राण खो दिए मेरी हरदेई ने। मां बेहोश पड़ी है घर में। ईसुरिया विक्षिप्तों की तरह आगे को भागी, दहाड़ मारकर कहने लगी, ओ दरोगा, असल बात तो। रणवीर ने बात बीच में ही रोक ली। अरे कहाँ भागी जा रही है? न्याय मिलेगा। उस हत्यारे को फांसी ना करवाई तो नाम रणवीर नहीं। जा घर, बसमती को भी लेवा जा। पंचनामा करके दरोगा जी अपनी जीप में रणवीर सादर बैठकर चले गए। पीछे गर्द गुबार धुंध में लिपटे लोग त्राही त्राही करते अपने अपने घरों को लौट लिए। लौटकर अपने आंगन में संतप्त औरतों के बीच बैठी रही। लग रहा था जैसे अर्थी इसी घर से उठी हो। अनेक अनबूझ प्रश्न अटके थे आसपास थकी परथराई आंखों में। पति पत्नी के प्रमुख पावन संबंध के नीचे विचलित खगी और शक्तिमान अहेरी का संगमन। क्या औरतें पहचानती थी अहंकारात्मक आत्मीयता को? नहीं तो वे मूक बधिर सी उठकर क्यों चली गई? समय बीतता गया, प्रमुख का चुनाव आ गया। रणवीर फिर प्रत्याशी थे। उन्हें दम लेने की फुर्सत नहीं थी इन दिनों। मेरे पास भी घर भीतर का काम बहुत अधिक था। सुबह से जला चूल्हा रात तक बुझ पाता,
फिर भोजन के अतिरिक्त खाट बिस्तरों का प्रबंध। आवाजाही के चलते ब्याह सा मचा था घर में। रणवीर कहते हैं, गांव का आदमी इतना भोला नहीं है जितना समझा जाता है। फिर वह तो राजनीतिक चक्रव्यूह भेज चुका हो, वह पारंगत तो शहरी नेताओं को पटकनी खिला दे। एक एक प्रधान का नखरा साधना था रणवीर को। मेरे ख्याल से तहसील भर के प्रधानों ने हमारे घर आकर जोहार किया रणवीर को। चर्चा तो यहाँ तक हुई कि अब की बार रणवीर प्रमुख के बाद एमएलए के लिए खड़े होंगे। ठीक बात थी। रणवीर बड़े चतुर हैं, बोतल बीड़ी के निखालिस आधार पर नहीं टिकते। दुआ सलाम में तो कतई भरोसा नहीं है उनका। आफत विपद में काम आने वाले आदमी ठहरे। दरियापुर वाले इसलिए उनसे बाहरे नहीं हो सके, हालांकि विपक्ष में खड़ा प्रत्याशी उनका रिश्तेदार ठहरा। कारण था, उनको ग्राहक के फंदे से भगवान की तरह छुड़ा कर लाए थे रणवीर। नहीं तो बहू ने स्पष्ट बयान दिए थे कि 20,000 नकद दहेज के कारण जलाया है मुझे। बाप बेटा फांसी के फंदे पर लटक गए होते या फिर आजन्म कारावास। रणवीर की कृपा से ही तुर्रेदार साफे का गरूर बरकरार है। हवा इस तरह की चली कि 3 प्रत्याशी चुनाव के पहले ही घुटने टेक गए। मैदान में बचा एक, वह भी लोहार का लड़का, नादान था शायद। मेरे लिए शाम को जीप भिजवा दी। घर का काम था कि सिमटने में नहीं आता था, बस किसी तरह पहुंचने गई। वैसे ना भी जाती तो क्या अंतर पड़ता। मैंने तो यही कहा था रणवीर से, वे नहीं माने। कहने लगे, लोग हंसेंगे कि प्रमुख जी की पत्नी प्रधान है, वोट देने नहीं आई। वोट डालकर लौट आई। रणवीर रात के समय लौटे थे। जीप की सर्चलाइट देखते ही गांव के लोग दरवाजे की ओर जुड़ाए। रणवीर सीधे बैठक में आ गए। वे बहुत थके हुए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थी। पानी लेकर पास जा पहुंची। वे चुप थे। लोग इन्हें अस्वस्थ से देखकर इधर उधर हो गए। एकांत में माथे पर हाथ फेरा तो वे अधिक गंभीर हो उठे। चेहरा दयनीय हो आया। थोड़ी देर में ही वे रेत पर पड़ी मछली से तड़पने लगे। समझाने को कुछ शेष नहीं था मां साहब। मैं पराजय पर सांत्वना देने लगी। धीरज रखो, कोशिश करना तुम्हारा काम था, हार जीत तो लगी रहती है। दिलासा तो दे रही थी, लेकिन मेरा मन भी रुंध खुंद गया। कभी उनके हाथ सहलाती, कभी पांव दबाती, भीतर से कुंडी बंद कर ली। मां साहब, ये लिखने की बात नहीं है। पति को धीरज देने का संभव प्रयत्न किया था मैंने। मन से मन और देह से देह मिलाकर ताप हरना चाह रही थी उनका। वे एक आलाप में डूबे थे। वे कौल, वे करार, वे गंगा जली उठाकर सुगंध खाना, सब भ्रम था बसुमती कि धोखा। उन्हीं अंतरंग क्षणों में बाहर बतियाता देववीर का स्वर मेरे कानों पर हावी हो गया। अगर एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं, उस लोहरटा के बराबर आ जाते। एक वोट। विश्वास नहीं कर सकी मैं। सहसा मेरे भीतर कुछ डामाडोल होने लगा। ओ मेरे अग्नि देवता, ओ सप्तपदी दिलाने वाले महापंडित, ओ मेरे जननी जनक और मां साहब, आप मेरे गुरुवर। आपने मुझे सुख दुख की सहभागिनी, अर्धांगिनी, सहचरी बनाकर रणवीर की पत्नी के रूप में विदा किया था। लेकिन मैं क्या करती, अपने भीतर की ईश्वरिया को नहीं मार सकी। क्षमा करना, आपकी बसुमती। घर का काम था,